अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 5 अगस्त 2019 को भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात के 5 बरस मुकम्मल होने पर आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है, ताकि नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत भारतीय हुकूमत की तरफ से 2019 में इस दिन किए गए गैर कानूनी और धोखाधड़ी पर मबनी इक़दामात के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाया जा सके। पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ कौमी क़यादत भी इस दिन के हवाले से कश्मीरी अवाम के हम आहंग रहने और कश्मीर कॉज को आगे बढ़ाने के अज़्म का अयादा करती हुई हमें दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व फ़लसफ़ा है उसको कश्मीर में शिकस्त हो चुकी है। इस हवाले से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक ने भी कहा है कि भारत ने 65 लाख भारतीयों को कश्मीर का डोमिसाइल जारी किया है। बीजेपी के हिंदुत्व फ़लसफ़े को कश्मीर में शिकस्त हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कश्मीर कानून साज असम्बली से भी खिताब करने जा रहे हैं। 5 अगस्त 2019 कश्मीरियों की तारीख का एक स्याह तरीन दिन है और आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर भी मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश में तलबा ग्रुप की जानिब से सिविल नाफरमानी की तहरीक के आगाज़ के बाद पहले ही रोज़ पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 91 अफराद के जाम बहक होने के बाद अब मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। पुलिस तर्जुमान कमरुल अहसन का कहना है कि हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों और एहतजाज के दौरान झड़पों में कम अज़ कम 50 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। उनका कहना था कि मरने वालों में 14 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, जबकि 300 से ज़ायद एहलकार ज़ख्मी हो चुके हैं। ताहम इसके बाद पुलिस हुकाम ने मजीद अमवात की भी तस्दीक की है, जबकि इस तादाद में भी मजीद इजाफे का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। बांग्लादेश की हालिया तारीख में किसी भी एहतजाज या मुजाहरे के दौरान एक दिन में होने वाली ये सबसे ज़्यादा अमवात हैं, जहां इससे कबल सबसे ज़्यादा हाल ही में कोटा सिस्टम के खिलाफ होने वाले एहतजाज के मौके पर हुई थी, जब एक ही दिन में कम अज़ कम 67 अफराद जान की बाजी हार गए थे। वज़ारत दाखिला ने मुल्क भर में शाम 6 बजे कर्फ्यू के नफाज का ऐलान किया है और गुज़श्ता माह शुरू होने वाले एहतजाज के बाद पहली मरतबा हुकूमत की जानिब से इस तरह का इक़दाम उठाया गया है। इस सूरत हाल की वजह से हुकूमत ने मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी है, जहां हुकूमत के मुखालिफिन, तलबा और इंसानी हुकूक के इदारे हुकूमत पर इस तहरीक के खिलाफ ताकत के वहशियाना इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं। मुजाहिरीन ने मुल्क की अहम शाहराहें ब्लॉक कर दी हैं और हुकूमत से फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। इस पर आगे चलकर मज़ीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। फ्रिज में रखा रात का बचा खाना सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है? यूथ आर्ट फेस्टिवल में हाफिजाबाद के नौजवान खत्तात की पहली पोजीशन। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में कांसी के 3 तमगे जीतने वाले तलबा भी होंगे शो का हिस्सा। और आपको बताएंगे पेरिस ओलंपिक्स में मेडल जीतने वालों को कितनी रकम इनाम में मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ताज़ा खाने के हवाले से। ताज़ा खाने का भी अपना ही मज़ा होता है और हमारे यहाँ अक्सर हम देखते हैं कि फ्रिज में रात का खाना ज़रूर मौजूद होता है। अक्सर हम इतना खाना तैयार कर लेते हैं कि वो खाना अगले दिन तक काम आता है, लेकिन ये खाना पहले दिन के जैसा फ्रेश नहीं रहता, चाहे हम इस खाने को जितनी भी अच्छी तरह से पैक करके रखें। अब सवाल यह है कि क्या एक दिन का पुराना खाना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? कुछ ऐसे खाने होते हैं जिनको अगर आप दोबारा खाएंगे तो उससे आपकी सेहत पर बुरे असरात भी पड़ सकते हैं। अगर आप रात का बचा हुआ खाना फ्रिज में रखते हैं तो इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि खाने का बर्तन भी अच्छी तरह से बंद हो। और दूसरी बात तो यह है कि तैयार शुदा खाना ज़्यादा पुराना जब होना शुरू हो जाता है तो फिर उसमें बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमने अपने शो में दावत दी है। माहिर ग़ज़ाइया ज़ोहा अकरम साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ोहा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ताज़े खाने का तो कोई नेमुल बदल ही नहीं हो सकता। उसकी अगर हम खुशबू की बात करते हैं, जरासीम से पाक वो खाना होता है, फ्रेश खाना होता है। पहले तो ताज़े खाने की इंपॉर्टेंस पर बात कर लेते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फ्रेश फूड। सबसे पहले तो खावर आपका बेहद शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो आपने सवाल उठाया कि ताज़ा खाना कितना बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जो इतना ताज़ा नहीं है या 1 से 2 दिन उसके पास हो गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ले मैन भी कैन अंडरस्टैंड कि जो फ्रेश फूड है उसकी अपनी इफादियत है। देखिए, सबसे पहले तो उसका अरोमा, फिर उसका कलर और फिर उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी जो है वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू वो फूड जिसको हमने कुछ देर के लिए स्टोर कर लिया, प्रिजर्व कर लिया, आइंदा यूज़ के लिए हमने उसको रख लिया फ्रिज के अंदर या फ्रीज़र के अंदर। तो बेहतर इसलिए है फ्रेश फूड की उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है। और एक बात ये कि जब चीज़ थोड़ी देर के लिए स्टोर नहीं हो रही तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर मॉइस्चर
जो है वो कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे जैसे खबर भाई किसी चीज़ के अंदर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है ना, तो फिर उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया को वाटर कंटेंट की ज़रूरत है प्रोलिफरेशन के लिए। तो उसकी वजह से जब बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो वो खाना कंटेमिनेट होता चला जाएगा, और फिर उसकी जो हैंडलिंग है वो जाहिर वक्त के साथ साथ थोड़ी मुश्किल होती चली जाएगी। इसीलिए बेहतर ये है कि वो खाना जो कि फ्रेश है, क्योंकि उसका अरोमा भी बेहतर है, उसका कलर भी बेहतर है, वो हमें बेहतर खाने को भी लगता है, तो उसी को खाया जाए। ठीक है। अच्छा, लेकिन हम जितनी भी कोशिश कर लेते हैं, एक खाने का हमारा जो पोर्शन होता है वो फ्रिज में ज़रूर ही जाता है, तो फ्रिज में जाने के बाद फिर उसमें कितनी उसकी जो अफादियत है, कितनी उसमें कमी हो जाती है, साथ ही साथ अगर कुछ शेल्फ लाइफ की बात करें तो कितनी देर तक काबिल इस्तेमाल भी रहता है? अच्छा, जहाँ तक तो शेल्फ लाइफ की बात है उसमें हम वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि टाइप ऑफ फूड क्या है, कि अगर गोश्त है तो उसकी शेल्फ लाइफ जाहिर सी बात है फ्रिज या फ्रीज़र के अंदर डिफरेंट होगी, अगर इट इज़ कुक्ड राइस उसकी डिफरेंट होगी, वो भी मैं आगे बता देती हूँ किस लिहाज से है। और दूसरा एक ये है कि जब वो फ्रेश नहीं रहेगा, 1 से 2 दिन अगर फ्रिज के अंदर प्रिजर्व रहता है, स्टोर्ड रहता है फूड, तो 1 से 2 दिन तो कुक्ड फूड, चाहे वो करी है, राइस है, दैट इज़ फाइन, कि वो आप उसको फ्रिज के अंदर रख रहे हो और उसके बाद उसको गर्म करके रीहीट करके यू कंज्यूम इट, इट्स ओके, फाइन विद दैट। लेकिन मसला तब आता है जब वो ज़्यादा देर तक जिस तरह उसकी शेल्फ लाइफ गुजर जाए और फिर वो फ्रिज के अंदर या फ्रीज़र के अंदर प्रिजर्व रहे। जिस तरह हमें पता है कि दूध को हमें कम से कम 2 से 3 दिन या फिर मैक्सिमम 4 to 5 डेज फ्रिज के अंदर रख लेना चाहिए और उसके बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह योगर्ट जो है इट कैन बी प्रिजर्व फॉर लाइक 7 डेज, और फिर अगर आप कुक्ड मीट की बात करते हो तो इट शुड बी नॉट मोर देन 2 to 3 डेज, कुक्ड राइस भी नॉट मोर देन 2 to 3 डेज। और इसी तरह अगर मीट को, क्योंकि लोगों को पता है कि इसको फ्रीज किया जाता है, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप मीट को फ्रीजर के अंदर -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीजर के अंदर जो है, इससे कम पर भी और -18 पर भी प्रिजर्व कर सकते हो फॉर मंथ्स और इवन फॉर ईयर्स। लेकिन यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन अ फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कि अगर आप गोश्त को इतने अरसे के लिए प्रिजर्व कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो फ्रीजर के अंदर, तो ये हो कि वो आपका जो गोश्त जो आपने प्रिजर्व किया है किसी प्लास्टिक बैग के अंदर, एयर टाइट जार कंटेनर जो भी है उसके अंदर प्रिजर्व्ड हो, और कोई आप अगर एल्यूमिनियम फॉइल, वैक्स पेपर, पार्चमेंट पेपर यूज़ करना चाहते हो अपने बाकी खानों को प्रिजर्व करने के लिए फ्रिज के अंदर, दैट इज़ ऑल्सो गुड। गोश्त के हवाले से एक बात यह है कि क्रॉस कंटेमिनेशन बहुत जल्दी हो जाती है, यानी कि उसके अंदर से अगर गोश्त का पानी जो है वो ट्रिकल करके किसी और फूड को कंटेमिनेट कर देता है तो वो फूड भी फिर स्पॉइलेज का शिकार हो जाता है। वी आर नॉट एबल टू यूज़ इट, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया है, और वो कौन सा बैक्टीरिया? इट कैन बी स्टेफिलोकोकस, इट कैन बी बेसिलस, इट कैन बी क्लोस्ट्राइडियम, इट कैन बी सैल्मोनेला। ये तमाम बैक्टीरिया जो हैं इंटेस्टाइन्स के अंदर, गट के अंदर, ह्यूमन गट के अंदर जो है कुछ ऐसे और बैक्टीरिया पैदा कर देते हैं जिसकी वजह से डायरिया की कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, वॉमिटिंग, नोजिया और वो सारा। तो गोश्त को प्रिजर्व करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अगर ज़्यादा महीनों के लिए करना है तो उसको प्रॉपर तरीके से पैक करके फ्रेश गुड क्वालिटी का गोश्त वो प्रिजर्व किया जाए ज़्यादा महीनों के लिए। अच्छा, ठीक है। जिस तरह से आप ये कह रही हैं कि ओवर द मंथ्स या फिर हम 1 साल के लिए भी उसको फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन फ्रोजन फूड के हवाले से तो हम देखते हैं बड़ी मिथ्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट करती रहती हैं कि जो फ्रोजन फूड है वो सबसे बड़ी रीज़न है कैंसर के होने की। तो फिर ये अभी तक मिथ है या फैक्ट है? इस पर कोई रिसर्च अभी तक हुई है? मैं हैसियत न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन ये कहूँगी कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि फॉल्स मिथ्स भी होती हैं और कुछ बातें फैक्ट्स भी होती हैं। जहाँ तक मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक फ्रोज़न फूड के प्रॉज भी हैं और कॉन्स भी हैं। जिस तरह के अगर उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट, जब आप चिलिंग करते हैं तो कुछ हद तक उसका न्यूट्रिएंट प्रिजर्व हो जाता है एंड द फूड इज़ सेफ टू हैंडल। लेकिन एक बात जो आपने कही कैंसर से रिलेटेड, उसमें यह है कि फ्रोज़न फूड के अंदर फूड बॉर्न इलनेस इसकी वजह से भी हो सकती है क्योंकि उसके अंदर शायद कोई पैथोजन या बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करने लग गया है। अब उसकी फिजिकल इंस्पेक्शन के ज़रिए इंसान या ह्यूमन जो है कोई जो इंसान खुद फिजिकल इंस्पेक्शन के ज़रिए इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि आइदर ये फूड में कंज्यूम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। और आमतौर पे जो ये यीस्ट, मोल्ड, स्पोर्स वगैरह ग्रो कर जाते हैं लीफी ग्रीन्स के ऊपर और गोश्त के ऊपर भी जो ये स्पॉट्स वगैरह बन जाते, इससे अंदाज़ा
एक इंसान लगा सकता है कि मैं इस फूड को कंज्यूम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। बड़ी सिंपल सी बात है खावर भाई, थिंक जो चीज़ आपको दिखने में सही लग रही है इसका मतलब वो खाने में भी सही ही होगी, लेकिन अगर आपने उसकी सेफ हैंडलिंग नहीं की, आपको कोई एरर महसूस हो रहा है और दिखने में भी उसका अरोमा, कलर, टेक्सचर, फिजिकल अपीयरेंस ऐसी लगती है कि मैं इसको नहीं खा सकती, तो डेफिनेटली वो कंज्यूमेबल नहीं है। अभी हमें बराह रास्त जाने के लिए कहा जा रहा है। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। बार फिर से हम गुफ्तगू करेंगे। ज़ोहा अकरम साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। ज़ोहा साहिबा, जो माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल है वो कितना ज़्यादा फिर नुकसानदेह होता है फिर जिन खानों को हम फ्रिज से निकालते हैं? अच्छा, जिन खानों को फ्रिज से निकाला जाता है और सीधा माइक्रोवेव ओवन के अंदर रीहीट कर लिया जाता है, उसके बारे में मेरी एडवाइस ये है कि माइक्रोवेव का, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रवाज है इसके इस्तेमाल का, ये कुछ मिनिमम ही होना चाहिए। ठीक है। एक तो ये बात कि इसकी जो वेव्स या जो रेज हैं वो भी कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि कैंसर के साथ रिलेटेड है, तो बेहतर ये है कि माइक्रोवेव का कम इस्तेमाल किया जाए। और दूसरा, उससे बेहतर ये है कि आप जिस तरह अपने कुकिंग ओवन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है माइक्रोवेव की निस्बत, कि उसके अंदर जो रेडिएशन और वेव्स हैं उसका उस तरह से इस्तेमाल नहीं है जिस तरह ओवन के अंदर होता है, जिस तरह माइक्रोवेव के अंदर होता है, यानी कि ओवन ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा, जो चूल्हे पर जिस तरह हम लोगों की ख़वातीन घरों में पकाती हैं खाना, वो भी एक दुरुस्त तरीका है, जिस की वजह से बैक्टीरिया, पैथोजन वगैरह हीटिंग की वजह से जो है वो खाने के अंदर से एलिमिनेट, इरेडिकेट हो जाता है। अच्छा, चावलों के मुतालिक खास तौर पर कहा जाता है कि इनमें बैक्टीरिया ज़्यादा जल्दी पैदा हो जाता है। चावलों के अंदर बैक्टीरिया बिल्कुल जल्दी पैदा हो जाता है। उसकी वजह यही है कि उसके हैंडलिंग के अंदर प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए जाते। तो आमतौर पे कहा जाता है, बड़ा आसान है वैसे, लेकिन कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आता है। ख़ास तौर पे बच्चियां बड़ा परेशान हो जाती हैं अपने घरों में, ख़ास तौर पे जब ये चावलों पे कीड़ा वगैरह लग जाए और चीनी पर और ये सारा, तो उनके लिए रिकमेंडेड ये है कि देखें अपने करीब के किसी सुपरमार्केट में जाएं, उनसे पता करें कि ऐसा कौन सा पाउडर है कि जिसको हम इस चावलों के अंदर रखें और वो प्रिजर्व हो जाएं। मेरे पते के मुताबिक ऐसा पाउडर है जिसको शायद कोई डाई एटमेशियस अर्थ के नाम से जाना जाता है, वो आप चावलों के अंदर रख सकते हैं, बिल्कुल प्रिजर्व रहेंगे, कोई मसला नहीं रहेगा। इसके अलावा एक बेहतरीन तरीका ये है कि इसको बे लीव्स कहते हैं। हाँ जी, बे लीव्स, पाकिस्तान में इसका नाम तेज पत्ता है। अगर आप इसको चावलों के अंदर रख दें, चावलों के अंदर कीड़ा नहीं लगता और ये बैक्टीरिया नहीं पैदा होता। फिर एक और नीम के पत्ते रखे जा सकते हैं चावलों के अंदर, उसकी वजह से भी ये प्रिजर्व रहते हैं। तो ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको समझना हमारी बच्चियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन क्योंकि वो इतने अरसे से किचन में काम कर रही होती है, उनको पता होता है कि उसको कैसी हैंडलिंग करना है। तो आप करीब के किसी भी सुपरमार्केट में जाकर उनसे पता करें पाउडर का और उस पाउडर का इस्तेमाल करें, इससे चावलों को कीड़ा नहीं लगेगा, कोई बैक्टीरिया नहीं लगेगा। ठीक है। अच्छा, और प्रोसेस फूड के हवाले से भी बताइएगा, उसके कितने नुकसानात हैं? उसके हवाले से भी हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें सर्कुलेट करती रहती हैं कि प्रोसेस फूड भी हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अब हम ईजी टू कुक की तरफ जा रहे हैं। बस मार्केट से वो पैक्ड अगर कबाब हैं, पैटीज़ हैं, वो लाए हैं और उनको बस हमने हाफ कुक ऑलरेडी वो हुए होते हैं, उनको करके हम अपना टाइम बचाते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त सवाल है इस डिस्कशन का। उसकी वजह ये है कि ये जो प्रोसेस्ड फूड है, यही बेसिकली वजह है कि हमारी जो जनरेशन है, यंगर अडोलसेंट्स जो बच्चे हैं, उनके अंदर ओबेसिटी बढ़ रही है, ओवरवेट कंडीशंस हमें ज़रा जल्दी दिखाई देती हैं। तो बेहतर ये है कि प्रोसेस्ड फूड का कम से कम इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसे फ्लेवरिंग सीजनिंग एजेंट्स इस्तेमाल हुए हैं, कुछ ऐसे जो हैं वो उसको स्पाइसी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए कि आपका एक बार खाने के बाद फिर दिल करता है कि आप बार बार उसको खाएं, यानी कि आप उसके साथ फिर एडिक्टेड भी हो रहे हैं। और फिर एक और बड़ी अहम बात जो कि समझने की है कि हमारी अवाम के अंदर कितनी रेशो है जिसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। उसकी वजह यह है कि जो ट्रांस फैटी एसिड प्रोसेस्ड फूड के अंदर पाए जाते हैं, उसकी वजह से बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। और आपको पता होगा कि कैंसर कैसी बीमारी है कि जिसके अंदर जब कोई सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कैंसर सेल्स बॉडी के अंदर बन जाते हैं तो उसके बाद बॉडी सिम्टम्स प्रोड्यूस करना शुरू करती है, जबकि वो ट्रीटेबल रहती नहीं। तो
ऑल्दो कि ट्रीटमेंट प्रोसेस चल रहे हैं हॉस्पिटल सिस्टम्स के अंदर, लेकिन कैंसर के बारे में ये बात दुरुस्त है कि जब वो एन बॉडी के अंदर स्प्रेड कर जाता है, उसके कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं, वैसे तो वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है, और फिर एकदम से जब कैंसर सेल्स प्रोलिफरेट करके पता नहीं कितने मिलियंस हो जाते हैं तो बंदे को कैंसर डायग्नोज होता है। तो प्रिवेंशन इज अ बेटर क्योर कि आप उसको, प्रिवेंशन ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक और प्रैक्टिस है, उस पर बस मैं फाइनल कमेंट आपका चाहूँगा कि खाने जब भी फ्रिज में रखते हैं तो जिस डोंगे में सालन होता है उसको हम कवर करके नहीं रखते हैं, जिस परात में चावल होते हैं, ट्रे में होते हैं, उसको हम कवर करके नहीं रखते हैं। कवर करके हमें खाना फ्रिज में रखना है या बगैर कवर करके भी रख सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है? देखिए, कवर करना ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह ये कि कंटामिनेशन से बेहतर रहेगा, और फ्रिज के अंदर क्योंकि ओवर क्राउडेड होता है फ्रिज, उसके अंदर फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, तो किसी जगह पर ओवर क्रॉस कंटामिनेशन हो सकती है कि एक चीज़ जो है उसका कोई लिक्विड फ्लूइड किसी और चीज़ के अंदर ऊज आउट कर सकता है, तो इसलिए कवर करना बेहतर है। स्पॉयलेज से बचा रहता है, मॉइस्चर कंटेंट कम रहता है, तो फिर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता, न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी प्रिजर्व रहेगी, मिनरल्स और वाइटामिन उसके अंदर कुछ हद तक रिटेन रहेंगे। और इसके प्रिजर्वेशन के तरीके भी हैं, आप एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ कर सकते हैं, वैसे उसको कवर कर सकते हैं। और फिर दूसरा, पार्चमेंट पेपर्स अवेलेबल हैं, वैक्स पेपर अवेलेबल हैं, तो कवर करके रखना ज़्यादा बेहतर है। अगर आप कवर नहीं करते कुक फूड को, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे घर में बिरयानी बनी और फिर 2 दिन के बाद आपका दिल किया कि उसी बिरयानी को इस्तेमाल करें, वो कवर्ड नहीं थी, ठीक है, ये बात समझ में आती है, लेकिन आप इसको एक ऑल्टरनेटिव मेथड ये है कि ये जो वैक्स पेपर, एल्यूमिनियम फॉयल वगैरह है, इनके ज़रिए कवर कर लें। लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस कवर्ड नहीं है तो इसमें भी परेशानी की बात नहीं है। ऐसा डोंगा, ऐसे बोल का, ऐसे यूटेंसिल का इस्तेमाल कर लें जो कि बहुत शैलो हो, ताकि उसके अंदर स्पॉइलेज की कम से कम गुंजाइश हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर ग़िज़ाइया ज़ोहा अकरम, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी IUT ईरान में 21 से 28 जुलाई तक इनेकाद होने वाले 54वें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2024 से अख्ताम पजीर हो गए हैं। बैनुल-अक़वामी मुकाबलों के अख्ताम पर चीन के तलबा 5 गोल्ड मेडल जीतकर पहले नंबर पर रहे हैं। रूसी टीम ने 4 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल जीता और दूसरे नंबर पर रही। रोमानिया 3 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल के साथ तीसरी पोजीशन पर। ईरान 1 गोल्ड मेडल और 4 सिल्वर मेडल्स के साथ चौथी पोजीशन पर पहली मरतबा पहुंचा है, जबकि पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी फिजिक्स ओलंपियाड 2024 में कांसी के 3 तमगे हासिल किए हैं। कराची के तलहा अशरफ हैं, लाहौर के हुज़ैफा अल्तमश हैं, इस्लामाबाद के मोहम्मद सलमान तारड़ हैं जिन्होंने कांसी के तमगे जीते हैं, जबकि रावलपिंडी के मोहम्मद साद बिलाल ने पाकिस्तान के लिए ऑनरेबल मेंशन हासिल किया। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से तरबियत हासिल करने वाले चारों टीम मेंबरान को मेडल्स और सर्टिफिकेट्स मिले हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम PIEAS यूनिवर्सिटी हर साल 4 मज़ामीन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और रियाजी में नेशनल साइंस टैलेंट मुकाबला करवाती है। नेशनल फिजिक्स टैलेंट कॉन्टेस्ट मुकाबलों की तौसी है, जिसका आगाज़ 1995 में PIEAS ने किया था और ये 2003 से बाकायदा सालाना इवेंट के तौर पर भी हो रहा है। इन मुकाबलों के ज़रिए प्यास इंटरमीडिएट लेवल 9वीं 10वीं O लेवल में साइंस की तालीम में दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश भी हो रही है और A लेवल पार्ट 1 SSC पार्ट 1 पेशा वराना करियर इंतखाब के लिए कहा मरहला भी होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट के टॉप करने वाले 50 तलबा को इब्तदाई तौर पर हर मजमून के लिए होम इंस्टीट्यूट में रिहायशी तरबियती कैंप्स में मदऊ किया जाता है। इन तरबियती कैंपों की एक सीरीज़ के जरिए ये तादाद बतदरीज कम करके हर मजमून के 4 से 6 बेहतरीन तलबा तक पहुँचाई जाती है जो इन ओलंपियाड में शिरकत करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से लेकर अब तक 365 से ज़ायद तलबा ने ISO में हिस्सा लिया है, जिन्होंने 139 तमगे जीते हैं और 240 से ज़्यादा तरबियती कैंपों के साथ 4000 तलबा ने इस प्रोग्राम के ज़रिए HIS में तरबियत भी हासिल की है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे हुज़ैफा अल्तमश, तलहा अशरफ और सलमान तारड़ ने हमें ज्वाइन किया है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं हुज़ैफा से बात करना चाहूँगा। हुज़ैफा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, बहुत आपको मुबारकबाद हो, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कैसी फीलिंग्स हैं? थैंक यू। एक तो हमारे लिए पर्सनली काफ़ी फ़ख्र की बात थी, क्योंकि आई थिंक इट्स नो इजी टास्क टू कम वेयर वी हैव कम। ठीक है, डेफिनेटली थोड़ा बहुत आपको रहता है कि शायद इससे ही बेहतर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे भी आके बहुत एक अपने लिए एजाज़ की बात है और पेरेंट्स के लिए तो, और मतलब अपने असातिज़ा के लिए तो काफ़ी मतलब
प्राउड मोमेंट है और यकीनी तौर पर बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट भी है। अच्छा तलहा, मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले तो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के बारे में हमें थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अच्छा, तो ये इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड एक सालाना कंपटीशन होता है हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। अब इसमें होता क्या है कि कोशिश ये होती है कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स की ही सिलेबस में बहुत हाई लेवल फिज़िक्स को टेस्ट किया जा सके। तो हमें नोबेल प्राइज़ विनिंग पेपर से क्वेश्चंस आते हैं, एकेडमिक पेपर से आते हैं, डिफ़िकल्ट एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, मगर हर क्वेश्चन हाई स्कूल सिलेबस और हाई स्कूल मैथमेटिक्स के अंदर रखा जाता है। और इस कंपटीशन के लिए हर मुल्क जो शिरकत करता है वो अपने 5 टॉप स्टूडेंट्स को पिक करते हैं सिलेक्शन कैंप से और उन्हें भेजते हैं कंपटीशन के लिए, और ये सब कम्पीट करते हैं मेडल्स के लिए। ठीक है। अच्छा सलमान, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने इस मरहले से क्या कुछ सीखा? सर काफ़ी आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था। पहले तो ईरान का विज़िट था, बड़ा सरप्राइजिंग माहौल था वहाँ पे। लेकिन एक और बात कि ये मेरा और हुज़ैफा का दूसरा विज़िट है, तो इट वाज़ अ वेरी पिछली बार जापान में गए थे तो काफ़ी लर्न किया हम। बंदे की होराइजन्स वाइडन होते हैं। ठीक है। अच्छा हुज़ैफा, जिस तरह से सलमान भी ये कह रहे हैं कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी से मिलते हैं, दीगर ममालिक के तलबा भी वहाँ पर आए होंगे, एक तो बताइएगा कि कितने मुल्कों से तलबा वहाँ पर आए और जो लोग वहाँ पर आए उनमें से किसी से दोस्ती भी हुई आपकी? जी डेफिनेटली इस बार टीमों की तादाद थोड़ी सी कम थी निस्बतन ड्यू टू द पॉलिटिकल इश्यूज सराउंडिंग ईरान जो भी। ठीक है। बट जनरली उसके बावजूद 45 to 50 टीम्स आई हुई थी। तो हमारी काफ़ी टीम से काफ़ी गुफ्तगू होती रही और दोस्तियां भी हुई। यूए टीम, इंडिया टीम ईरान से भी बातचीत गुफ्तगू होती रही, टीम मेक्सिको से काफ़ी बातचीत हुई, टीम उज़्बेकिस्तान, और मतलब टीम चाइना से भी हमने काफ़ी गुफ्तगू की। उनके सिस्टम के बारे में हमने काफ़ी कुछ सीखा, समझा कि वो किस तरह तैयारी करते हैं। ठीक है। और मतलब वहाँ पे एक ये रिवाज, ये रवैया यही होता है कि हर बंदा एक दूसरे को कुछ हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, चलें इस पर मजीद भी बात करते हैं। अभी हमें बराह रास्त जाना है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। एक बार फिर से प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। तलहा, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जो दूसरे ममालिक के तलबा वहाँ पर मौजूद थे, उनके तालीमी निज़ाम में और हमारे तालीमी निज़ाम में आपने क्या फ़र्क महसूस किया? अब ऑब्वियसली दूसरे मुल्कों का, काफ़ी ज़्यादा मुल्कों का परफॉर्मेंस तो आगे ही होता है पाकिस्तान से। आई थिंक उसके बिहाइंड ये भी चीज़ होती है कि उनके पास कल्चर ज़्यादा होता है फिज़िक्स कॉम्पिटिशन्स का और फिज़िक्स की तालीम का। वहाँ पे स्टूडेंट्स को पता होता है कि ये ओलंपियाड्स हैं, उन्हें इल्म होता है कि ये कॉम्पिटिशन्स हैं और उसके लिए बहुत आगे से प्रेप करते हैं। इसलिए हमारे पास ये मसला होता है कि एक तो आई थिंक स्कूल में इतना पुश नहीं होते ये मज़ामीन, और दूसरी बात यह है कि लोगों को पता नहीं होता NSTC का और इन कॉम्पिटिशन्स का, और पार्टिसिपेशन बहुत लो होता है और उसकी वजह से हम थोड़े पीछे रह जाते हैं। ठीक है। अच्छा सलमान, इस मुकाबले की तैयारी आपने कैसे की और मुकाबले में इंतखाब के मराहिल आपने किस तरह से तय किए, किस तरह से सिलेक्शन हुई? मैं उस बात पे आता हूँ, लेकिन मैं तलहा की बात पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा पहले। जी कि एक बहुत बड़ा मसला जो होता है इंसेंटिव्स की कमी है। जैसे इस बार जो सिलेक्ट हुए हैं सिर्फ 5 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो उसके अलावा जो बाकी बच्चे हैं सिर्फ 1,500 पार्टिसिपेट करते हैं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से, जहाँ तक कि इंडिया में जो है 53,000 पार्टिसिपेट करते हैं, चाइना में 2 लाख करते हैं। तो मेनली इंसेंटिव्स की कमी है। प्यास जैसी यूनिवर्सिटी जो हमें ट्रेनिंग देती है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को यानी इन 5 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को एडमिशन ऑफर करती है बगैर किसी टेस्ट के। अब इस तरह के इंसेंटिव्स बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ अगर ऑफर करें तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ठीक है, उसकी तरफ हमें काम करने की ज़रूरत है, हमें पार्टिसिपेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको लग रहा है इस इशू पर काम किया जाए तो सर इस इशू पे प्रयास तो कर रही है काम। आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी द कॉल फॉर ऑल अदर यूनिवर्सिटीज़ के ज़रा इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएं, और आई थिंक दीज सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ आर गोइंग टू हेल्प इन पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करने में। तो मैं उसको चाहूँगा कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें NSTC। ठीक है, अब अपने मुकाबले की तैयारी के हवाले से बताइएगा, सिलेक्शन के हवाले से बताइएगा। सर तैयारी इस तरह होती है कि सिलेक्शन प्रोसेस तो यही है कि आप फर्स्ट ईयर में टेस्ट देते हैं और फर्स्ट ईयर से पहले भी दे सकते हैं, और टेस्ट का जो सिलेबस होता है वो FSC की फ़िज़िक्स या जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अराउंड होता है। तैयारी आपने ऐसे करनी होती है कि एटलीस्ट
नेशनल टेस्ट के लिए तो आप बस FSC का सिलेबस आपने तैयार करना होता है मेनली, ठीक है। और आगे इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के लिए तैयारी जो होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, और जो बाकी अब्रॉड लोग जो तैयारी करते हैं वो काफ़ी देर पहले से लगे हुए होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई मेडल वगैरह आए तो आपको जल्द ही लग जाना चाहिए, कम से कम 2-3 साल के आपके पास यानी FSC का सिलेबस हो, फिर आगे से थोड़ा सा आगे यूनिवर्सिटी की फिज़िक्स को थोड़ा सा टच किया जाए, पास पेपर्स वगैरह किए जाएं, और इस तरह। ठीक है। अच्छा हुज़ैफा, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से अब आप 3 लोग हैं, मेडल्स जीत कर आए हैं, पाकिस्तान में 5 लोग उन्होंने जाना था, 4 लोग गए थे, तो आप किस तरह से देख रहे हैं? ये स्पॉन्सर्ड था, ये किस तरह से होता है? इसके जो अखराजात हैं वो कौन बर्दाश्त करता है? जी, ये वाली टीम कम्प्लीटली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होती है। ठीक है। हम हमारे ट्रेनिंग कैंप से लेकर उनके जो वहाँ उन ट्रेनिंग कैंप्स तक भी ट्रांसपोर्ट भी गवर्नमेंट पे करती है। ठीक है। बाय रोड ट्रैवल का, और इंटरनेशनल में हर चीज़ वीज़ा प्रोसेसिंग के लेके ये सारी चीज़ें उनके ज़िम्मे ही होती हैं। ठीक है, मतलब एक इजी प्रोसेस है एटलीस्ट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा अल्तमश, तलहा अशरफ और सलमान तारड़ हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है, और ऐसे दोस्त के साथ ताल्लुकात पर सियासत की किसी भी किस्म की गुंजाइश नहीं है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने चीन के सरकारी इदारे चाइना पब्लिक डिप्लोमेसी एसोसिएशन की दावत पर चीन के सरकारी दौरे से वापस आने वाले सहाफ़ियों के साथ 7 रुकनी वफ़द से लाहौर में मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने कहा कि अपने हालिया दौरा चीन में चीनी क़यादत और चीनी अवाम की जानिब से मिसाली मेहमान नवाजी पर वो उनके मशकूर हैं, और हालिया दौरा चीन के बाद मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर पेशरफ्त की वो निगरानी भी इस वक्त खुद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए तमाम तर इक़दामात भी यकीनी बनाए जा रहे हैं, और CPEC जैसे कौमी नौइयत के तरक्याती मंसूबों पर तमाम स्टेक होल्डर्स को सियासत को बालाए ताक रखते हुए काम करना चाहिए। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों का अदालती फैसला आइन के आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि PTI ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठाए थे। कल जब 2 जजेस का यह फैसला आया तो किसी को इस पर हैरानी नहीं हुई कि जो तफसीली फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से मामूल यही है कि एक फैसला सुनाने के 15 दिन के अंदर तफसीली फैसला मंजर आम पर आ जाता है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वो लोग जो मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होकर हल्फ उठा चुके हैं उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी, मगर इस रुकनीत को ख़त्म करने से पहले के मराहिल कानूनी तौर पर अपनी जगह मौजूद हैं। ये कैसे मुमकिन है कि आप मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वालों को सीटों से फारिग कर दें, लेकिन हल्फ लेने से पहले के मराहिल को कानूनी तौर पर नहीं देखा गया? ये बड़े अचंभे की बात है। अता तारड़ के मुताबिक इस पर आइन वाज़ेह है। आइन कहता है कि वो सियासी जमातें जो पार्लियामान में मौजूद हैं उनको मुतनासिब नुमाइंदगी के फार्मूले के तहत मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वजूद पार्लियामान में मौजूद था या नहीं था? इसका जवाब है कि सुन्नी इत्तेहाद का वजूद पार्लियामान में नहीं था, क्योंकि उनके चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। जब चेयरमैन ने आज़ाद इलेक्शन लड़ा तो यह गलती PTI के साबका मेंबर्स की थी जिन्होंने उस जमात में शमूलियत इख्तियार की जिसका सियासी वजूद नहीं था। वो चाहते तो MWM में शामिल हो जाते जिसका वजूद मौजूद था। वफाकी वज़ीर ने कहा कि PTI ने एक ऐसी सियासी जमात का इंतखाब किया जिसमें शामिल होकर उनको आइन और कानून के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी कह रहे हैं कि अगर हुकूमत को खतरा है तो फिर असम्बली को तहलील करके नए इंतखाबात करा लें। हुकूमत ने हमसे शेयर क्यों नहीं किया? पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने को तैयार हैं, मगर वो डिलीवर तो करे। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बारहा कह चुके हैं कि बैठकर बात करते हैं, अगर सिस्टम डिरेल हो गया तो नुकसान मुल्क का होगा। नैयर हुसैन बुखारी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन काबिल एतबार नहीं हैं। एक दिन कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं और फिर अगले दिन कुछ और कह देते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कबूल किया। पीपल्स पार्टी को मनसूबे के तहत कुछ नशिस्तें नहीं दी गईं। चंद रोज कबल पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर ने भी कहा था कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से मायूस हो चुकी है। अब यह भी वाज़ेह है कि गुज़श्ता माह वफाकी हुकूमत ने PTI पर पाबंदी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया तो पीपल्स पार्टी के मुतादिद रहनुमाओं ने इस फैसले पर तनकीद करते हुए इसकी मुखालफत की थी। ताहम हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PTI पर बतौर सियासी जमात पाबंदी आयद करने के हुकूमती इक़दाम की मुखालफत करने वाले अपनी पार्टी के कुछ रहनुमाओं के बयानात को उनकी ज़ाती राय करार दिया था।
इसी तमाम सूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार माजिद निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले सी पैक के हवाले से बात कर लेते हैं। जैसे वज़ीर आज़म ने कहा कि जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें चाहिए कि सी पैक को मुतनाज़ा ना बनाएं, उस पर सियासत ना करें, लेकिन लियाकत बलोच साहब तो कह रहे हैं कि जमात इस्लामी सी पैक की हामी है। हुकूमत को चाहिए कि वो सी पैक पर अपनी जो पार्टी सियासत वो कर रहे हैं वो उसको बंद करें। वज़ीर आज़म साहब हमें कुछ और कहते दिखाई दे रहे हैं। बार बार सी पैक को सियासत में क्यों लाया जाता है, मुतनाज़ा करने की कोशिश क्यों की जाती है? जी बहुत शुक्रिया। अभी इस वक्त चाइना का नाम जो पाकिस्तान की सियासत में आ रहा है उसकी एक बड़ी वजह IPP से मुतल्लिक चीज़ें हैं, जिसके अंदर काफ़ी ऐसे नाम हैं कि जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनका हमसाया मुल्क से ताल्लुक हो सकता है। तो इस वजह से एक तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा ये है कि सी पैक के हवाले से हमेशा से अमेरिका अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता रहा है, और चूंकि पाकिस्तान चाइना और अमेरिका दोनों को साथ लेके चलना चाहता है, तो इसलिए एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल होती है कि आप चाइना को कैसे लेके चलते हैं, अमेरिका को क्या यकीन दहानी करवाते हैं कि इलाकाई तवाज़ुन जो है ताकत का वो नहीं बदलेगा। तो ये एक गू मगू की कैफियत है जिसमें हर हुक्मरान को रहना पड़ता है। इमरान खान साहब ने तो उसका आसान हल ये निकाला कि उन्होंने मुबैना तौर पे सी पैक पे काम ही रोक दिया, उसको स्लो कर दिया, उसकी वो वजूहात दीगर बयान करते थे। तो इसलिए चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें ये तो हम सबको मालूम है कि उनकी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, और वो उसको बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें उनके अपने तजारती मुफादात भी शामिल हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान का अमेरिका से भी एक अहम कनेक्शन है, जिसकी बुनियाद पे आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ के आखिरी दिनों में जब इमरान खान रशिया गए तो आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने अमेरिका की हमायत का ऐलान भी किया था। तो ये एक बैलेंस रखना, ये तवाजुन रख के चलना पाकिस्तान की रियासत के लिए खासा मुश्किल होता है। इसी वजह से आजकल हम जो देख रहे हैं कि चाइना के हवाले से जो बातचीत की जा रही है उसमें सरमायाकारी के साथ ये सारे अवामिल भी शामिल हैं। ठीक है, लेकिन निज़ामी साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? धरनों की जो सियासत है उसने हमेशा से पाकिस्तान को नुकसान ही पहुंचाया है। जमात इस्लामी जिस मकसद के लिए इस वक्त मौजूद है, धरना दे रही है, वो मकसद तो बिल्कुल ठीक है कि महंगाई में कमी लाई जाए, जो आवाम का हक है वो उन्हें दिया जाए, IPPs के साथ जो मुआहदे किए गए हैं वो सामने लाए जाएँ। किन लोगों की IPPs हैं उन लोगों के नाम भी सामने आने चाहिए। बिजली के जो बिल हैं जिस तरह से बढ़ाए गए हैं उनको कम करने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। लेकिन जब भी धरने हुए हैं, मुल्क को नुकसान हुआ है, तो हुकूमत को चाहिए कि वो जल्दी जमात इस्लामी के साथ बैठे, इस मसले को भी हल करे। जी बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि जमात इस्लामी ने अपनी पॉलिसी को थोड़ा तब्दील किया है। पहली दफा उन्होंने किसी मजहबी बुनियाद पर नहीं बल्कि खालिस्तन अवामी मौजू को सामने रखते हुए धरना दिया है, जिसकी वजह से उन्हें अवामी पजीराई भी मिल रही है, क्योंकि PTI इस वक्त अपोजिशन का किरदार अदा करने में नाकाम है। तो जमात इस्लामी उस गैप को फिल कर रही है, और इसी वजह से इस मौके पे जमात इस्लामी की मुखालफत में बहुत कम लोग हैं, क्योंकि वो इशू ही ऐसा है। हर एक के बिजली के बिल ज्यादा आए हैं, IPPs पर डिस्कशन हो रही है, पेस्टी चार्जेस के ऊपर बात हुई है। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इस मामले में को अफहाम तफहीम का मामला सामने लेके आए। उसकी वजह यह कि अभी इस धरने ने जलाओ घिराओ मार धाड़ की कैफियत इख्तियार नहीं की, तो बजाय बांग्लादेश की तरह किसी चीज का इंतजार करने के, किसी परेशानी का, तो उससे बेहतर यह है कि हुकूमत एक मुज़ाकराती टीम के जरिए इनके तमाम मुतालबात ना सही, किसी भी सियासी जमात के सारे मुतालबात बिल्कुल पूरे नहीं होते, कुछ ना कुछ ऐसे अहम मुतालबात 2 या 3 या 4 उनको पूरा करे ताकि आवाम को एक रिलीफ मिले और इस मसले से भी जान छूट जाए। ठीक है। अच्छा, जो डिलेइंग टैक्टिक्स आप हुकूमत के देख रहे हैं कि वो मुज़ाकरात उस तरह से नहीं कर रहे हैं, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी दिन अब गुजर चुके हैं, आपको लगता है कि विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक, 10 दिन के अंदर दूसरी पार्टीज ज्वाइन कर सकती हैं जमात इस्लामी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर सकती है, फिर हुकूमत के लिए मजीद मुश्किल बढ़ जाएगी? जी बिल्कुल, उनके रहनुमा इस जलसे में आए भी थे, धरने में उन्होंने खिताब भी किया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो अवामी पावर शो है ये जमात इस्लामी का ही रहेगा, बाकी जमातों की तरफ से इन्हें सपोर्ट डेफिनेटली मिलती रहेगी। अब मसला ये कि IPPs के मसले को हल करना गवर्नमेंट के लिए इसलिए भी जरूरी है, एक तो अरबों रुपए उधर जा रहे हैं,
दूसरा बड़ा मसला ये है कि जिसके ऊपर अवामी फिक्रमंदी है कि IPPs में तकरीबन तमाम बड़ी जमातों के स्टेक्स हैं, उनसे ताल्लुक रखने वाले जो बिजनेसमैन हैं या उनसे हमदर्दी रखने वाले कारोबारी हजरात हैं, वो कहीं ना कहीं सब IPPs के अंदर शरीक हैं। किसी की एक कंपनी है, किसी की दो हैं, किसी को कम मुनाफा मिल रहा है, किसी को ज्यादा। तो इस नेक्सस को कैसे खत्म किया जाए जो कि कौमी खजाने के ऊपर इस वक्त बोझ बन रहा है? तो डेफिनेटली हुकूमत को एक कमेटी कायम करके तो एटलीस्ट कुछ ऐसे मुआहदे उनको रिविजिट करना चाहिए, या कम से कम जहां से बिजली नहीं मिल रही उनको चार्जेस दिए जा रहे हैं तो उनसे बिजली लेकर तो फिर इंडस्ट्रीज को दे दें या किसी और को दे दें और उसे फिर वहां पे उसका रेट कम कर दें, क्योंकि ऑलरेडी पेमेंट तो की जा रही है, बिल्कुल कैपेसिटी चार्जेस पे किए जा रहे हैं जबकि बिजली प्रोड्यूस भी नहीं की जा रही है। तो शायद हुकूमत को फिर ये भी सोचने की जरूरत है, आपने बड़ा दुरुस्त पॉइंट रेज किया है, कि फिर इंडस्ट्री को बिजली दे दी जाए उन निर्खों पर कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बेहतर हो सके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मखसूस नशिस्तों के हवाले से मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। वफाकी वजीर अता तारड़ ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि PTI की एक ऐसी सियासी जमात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाब कर लिया जिसमें शामिल होकर उनको आईन और कानून के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती थी। आपकी राय क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट का फिर फैसला आया है, ये लड़ाई फिर आपको बढ़ती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, ये सियासी लड़ाई बिल्कुल बढ़ेगी और हुकूमत इस वक्त इस मूड पे नजर नहीं आती कि वो बड़ा आसानी से रिलीफ देके ये सारी की सारी सीट्स PTI को दे देगी। उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि ऐसा करने से हुकूमती इत्तेहाद की 2/3 मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से कई तरह की कानून साजियों में रुकावट पेश आ सकती है। दूसरा बड़ा मसला ये कि अगर ये फैसला इंप्लीमेंट हो जाता है तो तहरीक इंसाफ को एक अखलाकी फतह मिल जाएगी और उसके बाद उनका वो स्टांस मजबूत हो जाएगा कि हमारे साथ गुज़िश्ता कई माह के अंदर ज्यादतियां की गई, हमारे साथ आईन और कानून के हिसाब से फैसले नहीं किए गए। तो इसलिए उनका जो एहतजाज है उसके अंदर एक जान पड़ जाएगी और इसके साथ साथ हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। सो इसलिए हुकूमत का मूड ये लग रहा है कि वो इन सारी चीजों में कोई आईनी कानूनी रुकावट डालेगी, इलेक्शन कमीशन से कोई मुशावरत करेगी, हो सकता है स्पीकर और अदलिया आमने सामने आ जाएं। सो मुझे नहीं लगता कि ये मामला इतनी आसानी से तहरीक इंसाफ की जानिब चला जाएगा और उन्हें ये मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर कानूनी तौर पर कई टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनको गवर्नमेंट डेफिनेटली एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगी। अच्छा, दूसरी तरफ अता तारड़ ये भी कहते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं कि जो चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हैं वो खुद उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा है, तो किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनकी मौजूदगी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की फ्लोर पर नहीं थी, तो किस तरह से उस पार्टी में वो शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं? ये पॉइंट आपको कैसा लग रहा है? जी, ये बड़ा एक अहम पॉइंट इसलिए भी है कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन डेज के अंदर जो उनके प्लान B या प्लान C थे वो कोई इतने कारआमद साबित नहीं हुए और उन्होंने अपनी इलेक्शन प्लानिंग को इतनी मजबूत बुनियादों पर नहीं की कि अगर ये मंसूबा नाकाम होता है तो हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है। ये तो दुरुस्त है कि उन्हें 8 फरवरी को अवाम ने बिल्कुल वोट डाले हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले और बाद में उनकी प्लानिंग खासी नाकिस रही है, जिसकी वजह से कभी उन्होंने जमात इस्लामी से गुफ्तगू की, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती से गुफ्तगू की, मजलिस वादतुल मुस्लिमीन का नाम भी आया, फिर आखिर में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ वो आ गए। तो ये टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर तहरीक इंसाफ को इस चीज को साबित करना खासा मुश्किल है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद के बारे में ये बात तो दुरुस्त है कि ना तो वो असम्बली में थे और ना ही उनका कोई कैंडिडेट था, लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम नुक्ता ये भी है कि एक MNA क्या 2 ओथ जमा करवा सकता है? पहले तहरीक इंसाफ के अरकान ने 1 ओथ जमा करवाया, हलफनामा, कि जिसमें उन्होंने कहा कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में हैं। अब वो एक दूसरा हलफनामा जमा करवा रहे हैं कि जी हम PTI में हैं। तो ये वो टेक्निकल पॉइंट्स हैं कि जिनकी बुनियाद पे मुस्लिम लीग नून को मदद मिलेगी और तहरीक इंसाफ को इस बात पे सोचना चाहिए कि उनकी जो स्ट्रेटजी है उसमें ऐसा कौन सा नक्स है कि जिसकी बुनियाद पर उन्हें इन सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। असूलन एक जमात जब मुश्किल में हो तो उसे अपना पेपर वर्क ज्यादा अच्छा करना चाहिए, उसे अपने मामलात को ज्यादा बेहतर रखना चाहिए, लेकिन ये डेफिनेटली तहरीक इंसाफ से एक कोताही हुई है कि जिसको बाद में हुकूमत ने एक्सप्लॉइट किया। ठीक है। अच्छा, हुकूमत की जो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब उसने भी कह दिया कि अगर हुकूमत को खतरा है तो फिर असेंबली तहलील करके नए इंतखाबात करा लिए जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टांस को आप किस तरह से देख रहे हैं? हुकूमत खुद को तनहा कर रही है या फिर हुकूमत को तनहा किया जा रहा है? जी, मुझे तो लगता है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त गुड कॉप बैड कॉप वाली सिचुएशन में है।
कि सदर पाकिस्तान उनका है, गवर्नर पंजाब उनका है, सिंध में उनकी हुकूमत है, डेफिनेटली वो हुकूमत के अंदर शरीक हैं, बजट के अंदर उन्होंने वोट दिया, लेकिन वो अपने बयानात से कभी कभी ऑपोजिशन का इजहार भी करते हैं और वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को मौजूदा हुकूमत से डिस्टेंस करते हैं, क्योंकि पीडीएम की 18 माह की हुकूमत के अंदर भी ये हुआ था कि जो गवर्नमेंट का मलबा था वो सारा का सारा मुस्लिम लीग नून पे आ गया था और पीपल्स पार्टी कैबिनेट में भी शामिल थी, लेकिन वो थोड़ा सा अलहदा चलती रही थी। तो अभी भी पीपल्स पार्टी की यही स्ट्रेटेजी है कि उन्होंने आईनी ओहदे ले रखे हैं, एक सूबे में गवर्नमेंट भी उनकी है, लेकिन वो फेडरल के अंदर कभी कभी ऑपोजिशन का रोल प्ले करते हैं ताकि वो एक तवाजुन की सियासत में रह सकें, और मुस्लिम लीग नून के ऊपर तनकीद भी इसीलिए करते हैं कि ताकि वो कल को ये बता सकें कि हम हुकूमत के अंदर रहते हुए भी गैर मुतमईन थे। तो इसलिए पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से ये बयानात बड़े कैलकुलेटेड होते हैं कि जिसमें वो अपनी इत्तेहादी हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून को मुश्किल में डालते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को भी ये बखूबी इल्म है कि कौमी असम्बली का स्कोर कार्ड इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप पीपल्स पार्टी को नाराज कर सकें। ठीक है। अच्छा, बानी पीटीआई ने तो हमने देखा कि हमेशा से ही कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी किसी सूरत हाल में मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुस्लिम लीग नून से भी नहीं होंगे, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कहती दिखाई दे रही है कि बानी चेयरमैन जो है वो भी काबिल एतबार नहीं है, उनसे भी किसी किस्म की बात नहीं हो सकती है। एक दिन वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हो जाते हैं, फिर अगले दिन ही वो एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद भी कर देते हैं। तो ये जो मुज़ाकराती अमल एक कहा जाता है कि तमाम जो बड़ी जमातें हैं, 3 बड़ी जमातें हैं, उनके दरमियान होना चाहिए, ये मुज़ाकराती अमल तो अभी हमें होता नहीं दिखाई दे रहा। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह कि इसमें बुनियादी मामला यह है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से एतमाद साजी के इक़दामात के तौर पे ऐसा क्या किया जाएगा कि जिसकी वजह से सियासी जमातों को या रियासत को उनकी संजीदगी का एहसास हो। ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब के बदलते बयानात और उनके सियासी झुकाव के अंदर जो तब्दीलियां हैं, उस हवाले से तहरीक इंसाफ के अंदर भी कई लोग मुतफक्किर हैं और वो ये समझते हैं कि इस तरह से तहरीक इंसाफ की या इमरान खान की मुश्किलात में कमी नहीं बल्कि इजाफा होगा। तो इसलिए अभी तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी इन बयानात को देखते हुए ये लग रही है कि जस्टिस काजी फायद ईसा के जाने का इंतजार किया जाए और आने वाली अदलिया से कोई बेहतर फैसले लेने की उम्मीद में इस वक्त वो टाइम हासिल कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि धरना मुज़ाकराती कमेटी के जो सरबरा और नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि हुकूमत मुज़ाकरात के बाद अमलन फरार का रास्ता इख्तियार कर रही है और आवाम को रिलीफ ना देने से हुकूमत मुल्क को अनारकी का भी शिकार कर रही है। जमात इस्लामी का बिजली के ज़ायद कीमतों, IPPs, महंगाई और टैक्सेस के खिलाफ रावलपिंडी में जारी धरना आज 11वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। लियाकत बाग के मकाम पर बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। धरने के शुरका से खिताब करते हुए धरना मुज़ाकराती कमेटी के सरबरा और नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का यह कहना था कि हुकूमत मुज़ाकरात के बाद अमलन फरार का रास्ता इख्तियार कर रही है। जमात इस्लामी का हक दो धरना कामयाबी से जारी है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया। लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की स्टेटमेंट के हवाले से मैं आपका कमेंट चाहूँगा, जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम सियासी जमातें हैं, उन्हें चाहिए कि CPAC के हवाले से किसी भी किस्म की मुताज़ा बात ना की जाए, CPAC पर सियासत ना की जाए। जमात इस्लामी का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि हुकूमत जो है वो भी ये कह रही है कि CPAC पर बहुत सी ऐसी पार्टीज़ हैं जो अभी भी सियासत कर रही हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया भाई। मसला ये है कि भी जो अवामी धरना है, कौमी धरना है, ये तो अवामी एजेंडा है, अवाम के मसाइल हैं। हुकूमत ने खुद अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इस पर मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हमने इसको वेलकम किया। और मुज़ाकरात के जो 2 राउंड हुए उसमें इत्तेफाक पा गया कि भी हमारे इश्यूज बिल्कुल ठीक हैं और जायज़ हैं और अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि भी जो अगरचे मुल्क की जो फिस्कल पोजीशन है वो मुश्किल है, लेकिन इसमें गुंजाइश मौजूद है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें तलाश की जा सकती हैं और इसका रास्ता अख्तियार किया जा सकता है। फिर यहाँ जो वज़रा की कमेटी थी, टेक्निकल कमेटी थी, उन्होंने कहा भी ये तो एक सियासी और हुकूमती फैसला ही है जिससे इसके कोई चीज़ें हल निकल सकती हैं और ये वज़ीर आज़म को पेश कर दी जाएंगी। तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं कि अब पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग न करें बल्कि आवाम के, गरीब के, मुतवस्सित तबके के मसाइल को समझें। बिजली का बिल अदा करना मुमकिन नहीं रहा,
पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं उससे ज़राअत, सनत, तजारत का पहिया जाम हो रहा है। तनख्वाहदार तबके के लिए बहुत ही मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं। IPPs का जो मामला है अब वो ऐसा है कि जो पूरी कौमी मईशत के लिए फंदा बन गया है। और ये जो लोगों को तरह तरह के बयानी से गुमराही दी जाती है ना, 52% तो खुद हुकूमत इसकी जिम्मेदार है और 23% जो है किसी पैक के तहत चाइना के प्रोजेक्ट्स हैं और 25% ऐसे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर में लोकल लोग हैं। अब जब ये बात साबित हो गई, यानी IMF ने भी कहा है कि नजरसानी करो और हमारे ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है उसमें भी कहा गया कि ये मुआहदे नाकिस हैं और मुआहदों के अंदर जो चीज़ें तय हैं उससे एक्स्ट्रा पेमेंट्स की जा रही हैं। अब आप देखें कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स कॉमर्स इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी, एप्टमा भी इस पर सरापा एहतजाज है। जब सनत नहीं चलेगी तो फिर बिजली नहीं खरीदी जाएगी और अवाम का खून चूस के चंद खानदानों को ही पेमेंट की जाती रहेगी तो ये मुल्क कैसे चलेगा? अवाम अपनी जिंदगी कैसे गुजारे? ठीक है लियाकत बलोच साहब, जिस कॉज के लिए इस वक्त जमात इस्लामी हम देख रहे हैं हमें एहतजाज और धरना करती दिखाई दे रही है, यकीनी तौर पर आप लोग अवाम के मफाद में वहां पर बैठे हुए हैं। हुकूमत, अब आप ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के बाद अमलन फरार का रास्ता इख्तियार कर रही है। आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो है पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी का जो मकसद है वो इस धरने से कुछ और हासिल करना है। इसको भी ज़रा क्लियर कीजिएगा कि जो इस तरह की सोशल मीडिया पर हम चीज़ें देख रहे हैं उस हवाले से अब आपका क्या कमेंट है? देखें, बाकियों का तो हम नहीं जिम्मेदार, लेकिन जमात इस्लामी जो कहती है हम उसके मुताबिक अमल करते हैं। हमारा एक वाज़ेह स्टांस है कि भाई हम हुकूमत को टॉपर डाउन करने नहीं आए, हम किसी से इस्तीफा नहीं मांग रहे। हम तो अवाम के जो मसाइल हैं, बिजली के, पेट्रोल के, तनख्वाहदार तबके के, IPPs के और जागीरदारों पर टैक्स लगाने के, गैर तरक्याती अखराजात की बुनियाद पर जो तजाजियाँ हैं और जैसे गाड़ियों की एक फौज जफर मौज है कि 1300 सीसी तक उसको लाया जाए, यानी हमारे मसाइल तो अवामी हैं। अब इसकी आड़ में हुकूमत अपना क्या खेल खेलना चाहती है ये तो उनका काम है, लेकिन हमारा काम ये नहीं है कि हम कहें कुछ और अमल कुछ और करें। हम जो कह रहे हैं हम अपनी ज़बान पर कायम है, पूरी कौम के साथ हमारी कमिटमेंट है और इसके लिए हम बिल्कुल वादे हैं कि हमारा एजेंडा कौमी एजेंडा है, अवामी मसाइल का हल है, अवाम को रिलीफ दिलाना है। इसी वजह से धरने के साथ ताजिर भी, सनतकार भी, खवातीन भी, नौजवान भी, मर्द, किसान, मजदूर सब इसके साथ अटैच हुए हैं और लोग चाहते हैं कि वाकई उनको रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी जिस तरह से आप भी ये कह रहे हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात के बाद अमन फरार का रास्ता इख्तियार कर रही है, तो फिर जमात इस्लामी का नेक्स्ट प्लान क्या है? किस तरह से हुकूमत की स्ट्रेटजी को काउंटर किया जाएगा? अपने मुतालबात अगर आपके नहीं माने जाते फिर नेक्स्ट लाया अमल क्या है? देखिए, हमारा तो मरहलावार तमाम चीज़ें तयशुदा हैं, उसी के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। जब हमने धरने का ऐलान किया, डी चौक का ऐलान किया, हुकूमत ने अपने प्लान के मुताबिक रास्ते बंद किए। अगरचे उस वक्त तमाम रुकावटें कारकुनान ने, अवाम ने हटा दी और हम सीधा डी चौक जाना चाहते थे और हुकूमत का भी यही प्लान था कि बस तशद्दुद करें, लाठीचार्ज करें, आंसू गैस मारें, गोलियां चलाएं और बस एक दिन में मामले को ख़त्म कर दें। लेकिन जमात ने अपने हिकमत के साथ 3 जगह पर धरने भी दिए और फिर मरी रोड पर ही हमने पहला पड़ाव डाला है और ये इसलिए किया कि भी मुल्क किसी फसाद की तरफ जाने की बजाय जब अवामी मसाइल हैं उनको अफाम व तफहीम से, डायलॉग से हल करना चाहिए। अगर हुकूमत इसको लामहदूद वक्त तक चीज़ों को तूल देगी तो लामहला चीज़ें फिर आगे बढ़ेंगी। अब कराची में धरना शुरू हो गया है, अब पेशावर में शुरू होगा, फिर लाहौर में होगा, कोयटा में होगा। उसके बाद हम इस बात की तरफ भी जा सकते हैं कि भी मुल्क में हड़ताल की काल भी दें और शाहराहों पर भी जो है कि भी हम धरने दें, कैंप लगाएं। तो ये अब हुकूमत पे इन्हिसार है। ये मादी की तल्ख हकीकतें गवाह हैं कि जब हुक्मरान पुरअमन एहतजाज को, पुरअमन मज़ाहमत को तस्लीम नहीं करते
तो फिर वो जद्दोजहद आगे बढ़ती है, उसमें सरासर नुकसान हुक्मरानों का और हुकूमतों का ही रहा है। ठीक है, तो लियाकत बलोच साहब, जो दीगर सियासी जमातें हैं बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी आपके एहतजाज का, आपके इस धरने का हिस्सा बन सकती हैं? ऐसा कोई इन फ्यूचर आप देख रहे हैं कि किसी और जमात के साथ भी? ये एक मीडिया पर ख्वाहिशात का इजहार तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिस पार्टी का, जिस प्लेटफॉर्म का एहतजाज होता है, ये उसी की जिम्मेदारी होती है, वही उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन जो मुतालबात से असूली इत्तफाक करते हैं, अगर वो उसमें आके पार्टिसिपेट करते हैं या आके अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, तो हम उसको वेलकम कर रहे हैं। और अभी भी लोग इसी तरीके से सब आ रहे हैं, ताजिर भी आ रहे हैं, सनतकार भी आ रहे हैं, मजदूर तंजीमें भी आ रही हैं, और दीगर जो शोबा जिंदगी और तबकात हैं वो सब तशरीफ ला रहे हैं और हम सबको वेलकम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। धरना मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह और नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। तुर्की के शहर इस्तंबुल में होने वाले चौथे बैनुल-अक़वामी यूथ आर्ट फेस्टिवल 2024 में हाफिज़ाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान खत्तात मोहम्मद अशरफ हीरा ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए फ़न खत्ताती में पहली पोजीशन हासिल कर ली। पहली पोजीशन हासिल करने पर मोहम्मद अशरफ हीरा को तुर्की के वफाकी वज़ीर ने तकरीब तकसीम इनामात में शील्ड अवार्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा। बैनुल-अक़वामी यूथ आर्ट फेस्टिवल में 44 ममालिक के टैलेंटेड नौजवान आर्टिस्ट के माबैन फ़ाइन आर्ट्स के मुख्तलिफ शोबों पर मबनी मुकाबले हुए, जिसमें शोबा फ़न खत्ताती में मुतअद्दिद आलमी मुकाबले जीतने वाले मोहम्मद अशरफ हीरा की बदौलत पाकिस्तान ने पहली पोजीशन हासिल की। इस मुकाबले में तुर्की ने दूसरी और शाम ने तीसरी पोजीशन जीतने में कामयाब रहा, जबकि सऊदी अरब, इराक, इंडोनेशिया, ईरान, अल्जीरिया और मुत्तहिदा अरब अमारात ने हौसला अफजाई के अवार्ड्स हासिल किए। यह अमर काबिल ज़िक्र है कि होनहार नौजवान खत्तात मोहम्मद अशरफ हीरा को खत्ताती में दुनिया भर में सफ़े अव्वल के खत्तात होने के साथ सबसे ज़्यादा आलमी मुकाबले जीतने वाले खत्तात का भी एजाज़ उनके पास है, जो कि पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर एक बहुत बड़े एजाज़ और इज़्ज़त का बाइस भी है। खत्तात मोहम्मद अशरफ हीरा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो जो बैनुल-अक़वामी यूथ आर्ट फेस्टिवल है उसके बारे में हमें बताइएगा, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, एक और अचीवमेंट आपने अपने नाम की है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी कामयाबी मुझे मिली, और ख़ासकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज़ हासिल करना भी मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। मैं समझता हूँ कि इसमें मेरे असाज़ा की मेहनत का जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है, और ख़ास उसके बाद मेरे वालिदैन की दुआओं का। तो ये कंपटीशन पूरी दुनिया के जो टैलेंटेड यूथ होते हैं उनके दरमियान है। इस मरतबा ज़्यादा सख्त कंपटीशन था। पहले जो 3 कंपटीशन मैंने जीते थे यूथ के, उससे निस्बत इस मरतबा बहुत सख्त कंपटीशन था, क्योंकि इस मरतबा जो कंपटीशन में कंटेस्टेंट आए थे वो एक तो मेरे फ्रेंड भी थे और दूसरे बाकायदा एक प्रोफेशनल कैलीग्राफर भी थे। तो उनको बीट करना मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये ज़्यादा खुशी की बात थी। तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ था जो मैंने इस पर फिर हासिल कर लिया। इससे पहले भी मैंने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कंपटीशन जीते हुए हैं, सिर्फ यूथ के नहीं, सीनियर्स कैटेगरीज में भी। ठीक है, तो ये सफ़र आपका कब से शुरू हुआ, और फिर इन मुकाबलों के लिए आपकी सिलेक्शन जो है या किस तरह से आप शिरकत करते रहे? जी, स्टार्टिंग में तो स्कूल से ही हमारे जो प्राइमरी स्कूल के टीचर थे हमें वो सिखाते भी थे और कंपटीशन उसमें हिस्सा लेते थे। 7 साल की एज से ही मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया था, और मैं 6 क्लास में 12 साल का था जब मैंने इंटरनेशनल कंपटीशन तुर्की से मैंने जीता था। अच्छा। और उसके बाद फिर जो हमारे पाकिस्तान के 2 बहुत बड़े एक नाम थे, उस्ताद गुलाम रसूल साहब और उस्ताद मोहम्मद रिज़ाई साहब, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर मैंने उनसे बाकायदा सीखना स्टार्ट किया, और फिर ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने भी कंपटीशन थे मैं उसमें पार्टिसिपेट करता रहा और मैं फतह याब होता रहा। ठीक है। अच्छा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपका नाम कहीं? जी, मेरा नाम सबसे यंगेस्ट कैलीग्राफर विनर्स के तौर पे था, जो मैंने 2004 में तुर्की का कंपटीशन जीता था। तो मैं उस वक्त 12 साल का था, और उस वक्त मेरा जो ये कंपटीशन था ये सीनियर कैटेगरी का था, और मैंने बीट किया था रिकॉर्ड एक टर्किश कैलीग्राफर का जो 45 ईयर्स एज का था। तो मैंने 12 साल की उम्र में जीत के अभी तक वो कायम किया। ठीक है, दैट्स वेरी इंप्रेसिव। तो खत्ताती सीखने का शौक फिर आपको क्या बचपन से ही था? उसके अलावा भी क्या शौक थे
बच्चों को खेल कूद का शौक होता है, आपको लेकिन लिखाई का शौक था। जी, मुझे बचपन से था। ख़ासकर मैं समझता हूँ कि जो मेरे क्लास फेलोज़ थे उनमें कोई 7-8 लड़के वो थे जो बाकायदा ख़ताती सीखे हुए थे, जो उनके भाई भी जो थे वो कैलीग्राफर थे। तो उनकी तरफ देख के मुझे भी शौक़ हुआ। फिर हमारे दरमियान कंपटीशन होता था और मैं हमेशा जो था उनसे डरता था कि वो मेरे से अच्छा लिखने वाले थे, लेकिन जब कंपटीशन होता था मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला फजल करता था कि मैं जीत जाता था। फिर एक स्कूल कंपटीशन हुआ गुजरावाला डिवीज़न में, तो हमारी सिलेक्शन हुई, स्कूल के टीचर से हमारी किए, तो वहाँ से मैंने फ़र्स्ट प्राइज़ जीता। फिर उसके बाद पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का कंपटीशन हुआ, ऑल पंजाब, वहाँ से मैंने फ़र्स्ट प्राइज़ लिया। तो इस तरह करके ये सफ़र सारा शुरू हुआ था मेरा। जो हमारे इंटरनेशनल सतह पर जो सिलेक्शन होती थी, तो वो सबसे पहले मुझे यूथ मिनिस्ट्री की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुई थी कंपटीशन के लिए, अप्लाई किया तो मेरी वहाँ पे सिलेक्शन हुई थी फर्स्ट टाइम। तो मैंने पहले ही कंपटीशन में फ़र्स्ट प्राइज़ जीता था। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं मुसलसल जीतता गया और मेरी जो सिलेक्शन थी बगैर प्रोसेस के, बगैर ट्रायल की होती रही अब तक। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जितने भी अब ये आप इंटरनेशनल जगहों पर जा रहे हैं, फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई हुकूमती सरपरस्ती है या आर्ट को लेकर आपको लगता है कि हुकूमत की तरफ से खातिर खा काम हो रहा है या मज़ीद होना चाहिए? देखिए जी, मैं समझता कि हुकूमत की तरफ से आर्ट के लिए और ख़ुसूसी तौर पर ख़ताती के लिए तो कोई सरपरस्ती नहीं है, बिल्कुल टर्नलेस है। ठीक है। पाकिस्तान के कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इसको देख रहा हो? इदारे तो आर्ट के मौजूद हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई भी इदारा खताती की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। अगर हम देखते हैं पाकिस्तान के जो खतातीन हैं उन्होंने बहुत बहुत बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। इवन के मस्जिद नबवी, खाना काबा की खताती भी पाकिस्तानी कैलीग्राफर्स ही कर रहे हैं। और यही नहीं कि एक अरबों को हराना और तुर्कों को हराना ये बहुत मुश्किल काम था पाकिस्तानियों के लिए, ख़ासतौर पर हम तो अरबी से बिल्कुल जो है ना वो नाशना है, लाइल्मी भी हमें पता नहीं है। और खताती जो थी वो चूँकि उनकी ही जात और वहीं पे सारा जो खताती का सिलेबस है वो सारा अरबी ज़ुबान और तुर्की ज़ुबान में है, तो यहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम ही था। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये एक और थी कि जब हम सीखते थे तो तब मीडिया नहीं था और दूसरी बात रिसोर्स नहीं था सीखने का। तो हमने रिसर्च की और हमें अगर कोई कैलीग्राफी की कोई बुक मिलती थी या कोई फ़ोटोकॉपी का कोई हिस्सा मिलता तो हम वहीं से सीखते थे। पाकिस्तान के मैं समझता हूँ खतातों ने जो इंटरनेशनल सतह पे ये कारनामे सर अंजाम दिए हैं, मेरा ख्याल ये दूसरे ममालिक की निस्बत हमारे खतातों पे ज़्यादा फ़ख्र करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई रिसोर्स नहीं था और ज़ुबान भी नहीं थी और यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि जो जीता जाए। लेकिन फिर भी यहाँ पे पाकिस्तान खतातों ने अपनी मतलब आपके तहत ही सारे इंटरनेशनल मुकाबले जीते। तो आज भी आप देख रहे हैं खताती सीखने का जो रुझान है वो वैसे ही था जो जैसे पहले हम देखते होते थे कि स्कूल्स में भी टीचर्स अपॉइंट किए जाते थे स्पेसिफिकली उसके लिए, तो अब स्कूल्स में तो शायद उस तरह से काम नहीं हो रहा, बहुत कम शायद ऐसे स्कूल्स होंगे। मैं समझता हूँ कि पहले से ज़्यादा रुझान है। ठीक है। हम इस वक्त तक क्योंकि तो मीडिया आम हो गया है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, इंटरनेट भी है और रिसोर्स अब ज़्यादा हो गए हैं सीखने के लिए। और तो, लेकिन ये है कि हुकूमती सरपरस्ती तो है नहीं। मैं समझता हूँ कि जो एक कलम और तख्ती का जो पुराना एक सिस्टम था स्टूडेंट्स के साथ, अगर वो दोबारा से राइज कर दिया जाए पाकिस्तान में, चले तख्ती नहीं तो कम से कम कलम, पेपर और इंक दोबारा से स्कूलों में राइज कर दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना वो टॉप पर आ जाएगा खताती में, फन खताती में। ठीक है। अच्छा, तो दूसरी तरफ एक मुश्किल आर्ट है, इसको सीखना भी आसान काम नहीं है। फिर ऐसे मुल्क में जहाँ पर हुकूमती सरपरस्ती भी नहीं है, जिस तरह से आप बता रहे हैं, एक लैंग्वेज बैरियर भी है, तो कितना मुश्किल रहा आपके लिए ये प्रोसेस? देखें जी, मुश्किल तो था, बहुत मुश्किल था, लेकिन ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को बड़ी लगन के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ और नेक नीति से करते हैं तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है। तो मैं समटाइम हैरान मैं भी होता हूँ कि जिस वक्त हमने ये स्टार्ट किया था सिलसिला सीखने का, तो उस वक्त कोई रिसोर्स था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। और फिर अल्लाह ताला ने मदद की हमारी, बिल्कुल। ये मैं समझता हूँ कि जब आप अल्लाह का कलाम लिख रहे होते हैं या आप अल्लाह का कलाम लिखने की ठानते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के जो नौजवान हैं अगर वो सीखना चाहते हैं और वो अच्छे तरीके से सामने आए, तो इस वक्त तो दुनिया का प्लेटफॉर्म शामिल है, पूरी दुनिया में खताती के बहुत बहुत बड़े इदारे हैं और वहाँ पे बाकायदा एक जो है ना आपको तमाम सहूलियात दी जाती हैं। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के लोगों को बाहर के ममालिक में ट्रेनिंग के लिए भिजवाए या बाहर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको यहाँ पे हायर करें, तो मैं समझता हूँ कि जैसे खताती, जैसे वो एक फ़िक्र है ना कि खताती अरबों ने ईजाद की लेकिन तुर्क जो है वो बादशाह उसके बन गए, मालिक बन गए। तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में भी इस तरह के रिसोर्स दिए जाएँ तो पाकिस्तान टॉप पर आ सकता है। अच्छा, डिजिटल दौर अब आ चुका है, हम देख रहे हैं कि AI टेक्नोलॉजी आ गई है, नौजवान जो हैं वो कीबोर्ड से मर्जी के साथ
मन चाहे जो चाहें लिख लें, डिज़ाइन जिस तरह से मर्जी कर लें, तो फिर इसका फिर फ्यूचर आप किस तरह से देख रहे हैं? जो हाथ से लिखने का फ़न है, इसमें आपको लगता है कि आने वाले टाइम में मज़ीद कमी आती जाएगी, हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करते हैं? देखिए, जब मैंने खताती स्टार्ट की थी तब टेक्नोलॉजी आ चुकी थी और खताती बिल्कुल पसे पुश डाल दी गई थी और जवाल का दौर था, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए था। और मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी के आने से खताती मज़ीद जो है वो बेहतर हुई है, वो मज़ीद तरक्की की। जैसे मुसवरी थी, जब कैमरा आया तो लोग कहते थे कि भाई मुसवरी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मुसवरी उससे पहले ज़्यादा जो थी वो फैली है। तो मैं समझता हूँ कि AI टेक्नोलॉजी के आने से खताती ज़्यादा फैलेगी, बल्कि उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी, ज़्यादा क्रिएटिव काम होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर खत्तात अशरफ हीरा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 पूरे ज़ोरों शोर से जारी है और अब तक दर्जनों मेडल्स भी एथलीट्स जीत चुके हैं। एक मेडल के साथ कामयाब खिलाड़ी को ओलंपिक मैस्कोट का एक खिलौना और एक डब्बा दिया जाता है जिसमें इवेंट का पोस्टर मौजूद होता है। लेकिन क्या ओलंपिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को माली इनामात भी मिलते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगरचे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जानिब से तो मेडल जीतने वालों को कोई इनामी रकम नहीं दी जाती, लेकिन बेशतर ममालिक अपने एथलीट्स को मेडल जीतने पर इनामात देते हैं। हांगकांग और सिंगापुर की जानिब से ओलंपिक मेडल जीतने वालों को सबसे ज़्यादा इनामी रकम देने का ऐलान किया गया है। हांगकांग की जानिब से तलाई तमगा जीतने वाले एथलीट्स को 60 लाख हांगकांग डॉलर्स, जो कि अमेरिकन $7,68,000 बनते हैं, देने का ऐलान किया गया है। जुलाई के शुरू में हांगकांग के चीफ सेक्रेटरी की जानिब से ऐलान करते हुए कहा गया कि चांदी और कांसी के तमगे जीतने वालों को बिल तरतीब 30 लाख यानी कि $3,84,000 अमरीकी डॉलर्स और 15 लाख हांगकांग डॉलर्स, जो कि $1,92,000 अमरीकी डॉलर्स बनते हैं, ये दिए जाएंगे। पेरिस ओलंपिक्स में अब तक हांगकांग के एथलीट्स 2 तलाई और 2 कांसी के तमगे जीत चुके हैं। सिंगापुर की जानिब से तलाई तमगा जीतने वालों को 10 लाख सिंगापुर डॉलर्स यानी कि $7,45,300 अमरीकी डॉलर्स, चांदी का तमगा जीतने वालों को 5 लाख सिंगापुर डॉलर्स यानी कि $3,73,000 अमरीकी डॉलर्स और कांसी का तमगा जीतने वालों को 2.5 लाख सिंगापुर डॉलर्स यानी कि $1,86,000 अमरीकी डॉलर्स देने का ऐलान किया गया है। इंडोनेशिया की जानिब से पेरिस ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीतने वालों को $3 लाख देने का ऐलान किया गया है, जबकि चांदी और कांसी के मेडल जीतने वालों को बिल तरतीब 1.5 लाख और $60,000 दिए जाएंगे। काज़ाकिस्तान की जानिब से भी तलाई, चांदी और कांसी के तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों को बिल तरतीब $2.5 लाख, $1.5 लाख और $75,000 दिए जाएंगे, जबकि मलेशिया भी अपने कामयाब एथलीट्स को लाखों डॉलर्स के इनामात देगा। मलेशिया की जानिब से तलाई तमगा जीतने वाले एथलीट को $2,16,000 का इनाम दिया जाएगा। इसी तरह चांदी का तमगा जीतने पर 65,000, जबकि कांसी का तमगा हासिल करने पर $22,000 का इनाम दिया जाएगा। यूरोप में जो सबसे ज़्यादा इनामी रकम है वो स्पेन की जानिब से खिलाड़ियों में तकसीम की जाएगी। स्पेन का जो एथलीट तलाई तमगा जीतेगा उसे $1,02,000 का भारी इनाम दिया जाएगा, जबकि चांदी और कांसी के तमगे जीतने वालों को बिल तरतीब $52,000 और $33,000 दिए जाएंगे। मेज़बान मुल्क फ्रांस की जानिब से भी मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को हज़ारों डॉलर्स दिए जाएंगे। फ्रांस के लिए तलाई तमगा जीतने वालों के हिस्से में $86,528 आएंगे, जबकि जनूबी कोरिया, अमेरिका, जापान, पोलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के लिए तलाई तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों को बिल तरतीब $45,000, $38,000, $32,000, $25,000, $22,000 और $13,000 दिए जाएंगे। भारत के ओलंपिक एथलीट्स को हुकूमत और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से अलग अलग इनामात दिए जाएंगे। भारतीय हुकूमत की जानिब से तलाई तमगे जीतने वालों को 75 लाख भारतीय रुपए देने का ऐलान किया गया है, जबकि ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इटली, मोरक्को, एस्टोनिया और दीगर ममालिक की जानिब से भी कामयाब एथलीट्स को नकद इनाम देने का वादा किया गया है, मगर इनामी रकम वाजे नहीं की गई है। इसी तरह ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों में तलाई तमगे जीतने वाले तमाम खिलाड़ियों को वर्ल्ड एथलेटिक्स की जानिब से $50,000 का नकद इनाम दिया जाएगा। और ये पहली बार है जब किसी बैनुल-अक़वामी फेडरेशन की जानिब से किसी ओलंपिक मुकाबले में नकद इनाम देने का ऐलान किया गया है, जिसमें गाड़ियाँ, घर और दीगर इनामात नकद इनामात से हटकर कुछ ममालिक की जानिब से कामयाब खिलाड़ियों को दीगर इनामात जैसे घर और गाड़ियाँ देने का ऐलान किया गया है। इसी तरह काज़ाकिस्तान की जानिब से हर कामयाब एथलीट को भी नकद इनाम के साथ अपार्टमेंट देने का ऐलान किया गया है। मलेशिया की नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से भी मेडल जीतने वालों को एक पुरतईश अपार्टमेंट देने का ऐलान किया गया है और उन्हें अपार्टमेंट की जगह इजाफी रकम लेने का ऑप्शन भी दिया जाएगा। इसी तरह मेडल जीतने वालों को एक गैर मुल्की गाड़ी भी इनाम में दी जाएगी और जनूबी कोरिया के लिए तमगे जीतने वालों को नकद इनाम के साथ पूरी जिंदगी के लिए हर माह पेंशन दी जाएगी, या वो ये रकम एक साथ भी ले सकेंगे। और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जो हमारे भी प्लेयर्स हैं, ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं, वो जीत कर आते हैं या नहीं जीत कर भी आते हैं, उनकी हमें सपोर्ट भी करनी चाहिए। बहुत से ऐसे हमारे एथलीट्स हैं जिनको हम सपोर्ट करते नहीं दिखाई देते, तो हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस तरह के ऐलानात उनकी तरफ से भी सामने आए। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।